Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Subhan FEI. This class 9th Political Science, chapter number 1. What is democracy? Why democracy? This is the lecture number 1, first of this chapter. Let's start today's first topic. तो हम इस चैप्टर को दो हिस्सों में पढ़ेंगे. जैसा कि मैंने इस चैप्टर का नाम बोला, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. तो सबसे पहले इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. So democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो डेमोक्रेसी वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या रूलर्स को चुनते हैं. तो ऐसा आप सब ने मतलब इससे पहले भी सुना होगा, प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा भी होगा. लेकिन यहाँ पे इस चीज से हमें ये चीज भी समझ आती है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग अपने रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं थ्रू वोटिंग. इसके अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में एसोसिएशंस, यूनियंस बनाने का राइट मिलता है लोगों को. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेसिक राइट्स मिलते हैं, जैसे कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स वगैरह मिलते हैं. इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इसमें लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं. लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसे राइट्स नहीं मिलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार जो कि इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है ईस्टर्न साइड से, तो वहाँ पे 1948 में ये आज़ाद हुई थी ब्रिटिशर्स से. तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जो आर्मी थी उन्होंने कोप डिटेट किया. कोप डिटेट का मतलब होता है जब आर्मी सारे पावर्स अपने हाथों में लेती है और वो खुद रूल करने लगती है. तो उन्होंने सारे पावर्स अपने हाथों में लिए. लेकिन अगर हम बात करें रिसेंटली, वहाँ पे फिर से इलेक्शंस हुए थे. ऑंग सान सूची की जो पार्टी थी उन्होंने वहाँ पे हुकूमत बनाई थी. लेकिन आज फिर से रिपोर्ट्स आते हैं कि वहाँ पे आर्मी ने सारे पावर्स फिर से अपने हाथों में ले लिए हैं और ऑंग सान सूची और बाकी लीडर्स को हाउस अरेस्ट पे रखा गया है. इसी तरह से चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका की. 1973 में वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, जहाँ पे कॉलिशन के जरिए, कॉलिशन ये वो होती है जहाँ पे जब एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते हैं तो वो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है. तो जो वहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी थी, तो उस पार्टी का जो लीडर था, जिसका नाम था साल्वाडोर आयंते, वो बन गए थे प्रेसिडेंट ऑफ चिली. लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज या अमेरिका वगैरह को अच्छी नहीं लगी. तो उन्होंने वहाँ के आर्मी जनरल जनरल पिनोशे को हायर कर लिया और जनरल पिनोशे ने वहाँ पे कूप डिटेट किया और वो वहाँ के डिक्टेटर बने. तो डिक्टेटरशिप के दौरान जो ये जनरल पिनोशे के अंडर में वहाँ पे था, तो वहाँ पे लोगों को बेसिक राइट्स नहीं दिए गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी गई, यूनियंस ऑफ एंड एसोसिएशंस वो नहीं बना सकते थे, और जनरल पिनोशे जो था उसको लोगों ने चूज नहीं किया था. तो इस तरह से आपको समझ में आया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में बताया, और साथ में हमने कुछ डिफरेंसेस पढ़े डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी के दरमियान कौन सी डिफरेंसेस होती है. इसके अलावा अगर आप उस सिंपल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे जो हमने अभी बताई, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो यहाँ पे आप देखिए ये रूलर्स कौन है, इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है, और दूसरा हिस्सा जो है इसका व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन. तो जैसे हमने कहा इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ये किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, हम किन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह सकते हैं. एंड तीसरा पार्ट जो इस डेफिनेशन का है, हु आर द पीपल. तो जैसे हमने उस डेफिनेशन में कहा इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ये पीपल कौन से है, क्या सारे लोग, इसमें क्या बच्चे भी शामिल है. इसके अलावा फाइनली व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की अक्सर कंट्रीज इस वक्त अपने आप को डेमोक्रेसीज कहती है. लेकिन हम यहाँ पे बेसिक रूल्स पढ़ेंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, बेसिक फीचर्स क्या होने चाहिए. अगर उस कंट्री के लिए सारे बेसिक फीचर्स एप्लीकेबल होते हैं तब जाके हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं. तो इस चैप्टर में कुछ डिस्कशंस भी है, डिबेट्स भी हुए हैं, जो
वहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में हुए हैं, जिनके बारे में बुक में डिटेल में बताया गया है। हम उन डिटेल्स उन डिबेट वगैरह की तरफ नहीं जाएँगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगा कुछ स्टोरीज़ में कि हम किन कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं और किन कंट्रीज़ को नहीं। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ही आपको समझ में आएगा कि हम किन कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं और किन को नहीं। सबसे पहले यहाँ पे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है, वहाँ पे जो भी मेजर डिसीजंस होती है, वो इलेक्टेड लीडर्स को लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ेंगे, आप फिर लास्ट में डिसाइड करिएगा कि क्या हम इस कंट्री को मतलब डेमोक्रेटिक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि आर्मी के जनरल थे, उसने कूप डिटेक्ट किया, आर्मी कूप किया, जिसके तहत नवाज शरीफ की हुकूमत को उन्होंने गिराया और खुद आर्मी रूल वहाँ पे वो करने लगे। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने डिक्लेयर किया कि मैं अब प्रेसिडेंट हूँ अ, पाकिस्तान का। और 2002 में उन्होंने रेफरेंडम किया। रेफरेंडम का मतलब होता है जो वोटर्स होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि आप ज़रा चूज़ कीजिए, क्या इसी को आप आगे भी रूलर बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। तो 2002 में ये रेफरेंडम हुआ, उसमें 97% हम कह सकते हैं वोटर्स इन फेवर ऑफ परवेज़ मुशर्रफ आए और उनको 5 साल की का एक्सटेंशन मिला कि 5 साल और वो रूल कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो ह्यूमन राइट्स मतलब हम कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान की, उन्होंने करार दिया कि वो इलेक्शंस मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली वगैरह हुई थी, जो ये रेफरेंडम हुआ था। लेकिन कहने की बात ये है कि अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान था वहाँ पे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट और प्रोविंशियल प्रोविंशियल का मतलब होता है जो स्टेट लेवल की वहाँ पे गवर्नमेंट्स है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वही सारी मतलब हम कह सकते हैं डिसीजंस लेते थे सॉरी ये परवेज़ मुशर्रफ से पहले। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाई और प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर्स दिए या आर्मी जनरल को बहुत सारे पावर्स दिए। इसके अलावा जो प्रोविंसेस में हुकूमत थी और जो नेशनल वाइड हुकूमत थी, जहाँ पे लोगों को या रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग चुनते थे, तो वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे क्योंकि फाइनल डिसीजन मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथों में थे। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें मिलिट्री ऑफिसर्स, उनको भी लोगों ने चूज़ नहीं किया था और ना ही परवेज़ मुशर्रफ को, क्योंकि उन्होंने कूप किया था। उन्होंने सारे पावर्स आर्मी के हाथों में दिए थे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रूल था, वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था क्योंकि लोगों ने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया था, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते थे। फाइनल डिसीजन आर्मी ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के हाथों में होते थे। तो इस वक़्त अगर हम बात करें, पाकिस्तान में इस वक़्त डेमोक्रेसी है, इमरान खान वहाँ पे रूल कर रहा है। इस वक़्त हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के रेन के दौरान पीरियड के दौरान पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। हम कह सकते हैं चीटिंग वगैरह इलेक्शंस में नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर हम चाइना की बात करें, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। जो वहाँ पे जो मेन पार्टी है, उसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसके अलावा जो वहाँ पे हम कह सकते हैं जो पार्लियामेंट है, उसको क्वांगवू और रेनमिन डियाबियो दाहियो, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है जिसकी मीनिंग है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अगर हम कह सकते हैं वहाँ पे जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं जो पार्लियामेंट के लिए, उसमें जो कैंडिडेट्स मतलब हम कह सकते हैं अप्लाई करते हैं कि हम इलेक्शन में खड़े होंगे, तो उन्हें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने उन्हें इजाज़त दी, तब जाके वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल इलेक्शन मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में होता है और यही वहाँ पे गवर्नमेंट भी बनाती है। इसी तरह से मेक्सिको साउथ अमेरिका में ही मतलब हम कह सकते हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में एक कंट्री है मेक्सिको। 1930 में ये आज़ाद हुई
और उसके बाद हम कह सकते हैं वहाँ पे हर 6 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। लेकिन 2000 तक जितने भी वहाँ पे इलेक्शंस हुए, वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने जीती जिसका नाम है पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये पार्टी इलेक्शंस में अक्सर धांधलियाँ करती है, चीटिंग करके जीतती है। इसके अलावा मीडिया हो, बाकी चीज़ें हो, वो सारा का सारा यहाँ अपोज़िशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल राइट्स नहीं देते हैं, उनको कोई मौका नहीं देते हैं। तो इस तरह जब हम देखते हैं किसी कंट्री में फ्री तरीके से, फेयर तरीके से इलेक्शंस नहीं होते हैं, अपोज़िशन पार्टीज़ को कोई मौका नहीं दिया जाता है कि वो भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि लोग भी उनको चूज़ कर सके, तो उस तरह की कंट्री को भी हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरी ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। इसके अलावा वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू, तो हम कह सकते हैं हर एक इंसान के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट का इक्वल वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें सऊदी अरेबिया 2015 तक वहाँ पे कुछ इलेक्शंस होते हैं मिनिस्टर्स को चूज़ करने के लिए, लेकिन 2015 तक वहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। इसका मतलब 2015 तक जितने भी इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे नहीं हुए थे। एक्चुअली में ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये एक मतलब हम कह सकते हैं फिलॉसफी है। अ, इसको हम किसी भी मतलब हम कह सकते हैं डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें, हम किसी को कहते हैं कि आपकी डिसीजन डेमोक्रेटिक तरीके से होनी चाहिए। इसी तरह से हम कह सकते हैं क्लास में भी हम डेमोक्रेटिक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि वहाँ पे मोनार्चिकल गवर्नमेंट है, लेकिन जो इलेक्शंस वहाँ पे हो रहे थे 2015 तक वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होती थी। लेकिन 2015 का जो इलेक्शन जहाँ पे वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिए गए, तो उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं। इस तरह से एस्टोनिया एक कंट्री है यूरोप की, जहाँ पे माइनॉरिटी में कुछ रशियंस रहते हैं, रशियन माइनॉरिटी, तो उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। वहाँ पे हम कह सकते हैं रशियन माइनॉरिटी को काफ़ी मुश्किलात के बाद वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं या ना मतलब बिल्कुल भी नहीं दिए जाते हैं। तो इस तरह की कोई कंट्री जहाँ पे एक कम्युनिटी को बिल्कुल भी वोटिंग राइट से महरूम रखा जाता है, उस तरह की कंट्री को भी हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में एक कंट्री है फिजी, जो कि बहुत सारे आइलैंड्स पे मबनी है। तो वहाँ पे 2 किस्म के लोग रहते हैं, इंडिजिनस फिजी, जो कि वहाँ के अपने लोग हैं फिजी के रहने वाले, और दूसरे इंडियन फिजियन, जो इंडिया से एज़ एन इंडेंचर्ड लेबर, अंग्रेज़ों के दौर में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, तो इंडिया से बहुत सारे लोगों को फिजी लिया गया ताकि वो वहाँ पे प्लांटेशंस वगैरह में काम करे, लेकिन उसके बाद वो वहीं पे रह गए और उन्होंने वहाँ पे ही रहने का फैसला किया, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदी। लेकिन जब वहाँ पे वोटिंग होती है, इंडिजिनस फिजियन के वोट का वैल्यू ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजियन। अगर हम बात करें, अगर किसी कंट्री में इस तरह के इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे हर एक इंसान के पास एक वोट तो है, लेकिन हर वोट का इक्वल वैल्यू नहीं है, या फिर एस्टोनिया की तरह एक कम्युनिटी को बिल्कुल महरूम रखा जाता है वोटिंग से। इसी तरह से वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इन कंट्रीज़ को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले वुमेन्स को जो वोटिंग राइट्स मिले वो न्यूजीलैंड में मिले 1900 में, 1900 में। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ ने इसको फ़ॉलो किया। इसके बाद और फोर्थ एक फीचर है डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो जो रूल्स होते हैं कंट्री के लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं, इसके अलावा जो राइट्स लोगों के लिए उसी में लिखे हुए होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। अगर ज़िम्बाब्वे की मिसाल करें मतलब दें हम, तो 1980 में वो आज़ाद हुए, उसके बाद वहाँ पे जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल भी वहाँ पे की थी, उसका नाम था ज़ानु-पीएफ, और उसका लीडर रॉबर्ट मुगाबे। तो जब से वो कंट्री आज़ाद हुई है, रॉबर्ट मुगाबे कंटिन्यूअसली वहाँ के प्रेज़िडेंट बने और ये पार्टी कभी वहाँ पे हारती ही नहीं है। अगर हम बात करें, इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार चेंजेस किए
और प्रेसिडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दिए। इसके अलावा अगर हम बात करें टीवी हो, मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स हो, उनको पूरी तरह से कंट्रोल इस गवर्नमेंट ने किया है और साथ में ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका ही नहीं देते जब उनको इलेक्शन कैंपेन करना होता है, जब उनको कहीं पर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी होती तो उससे उनको रोका जाता है। इसके अलावा जुडिशरी के कुछ डिसीजंस को भी इस पार्टी ने हम कह सकते हैं चेंज कराया। तो इस तरह की कंट्री को भी हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते क्योंकि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं और ना ही लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, ना उनको उनके राइट्स हम कह सकते हैं एक्सरसाइज करने से भी ये रोकते हैं। अगर हम बात करें देखिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना, अगर हम फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में अगर हम हमारे पास रूल्स नहीं होंगे तो हर दिन झगड़े होंगे, हर दिन चीटिंग होगी, लेकिन रूल्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लिखे हैं या उन्होंने तय किए हैं उसी हिसाब से हमें चलना होता है। इसी तरह से हमारी कंट्री को किस तरह से चलना है, कौन चला सकते हैं, ये रूल्स भी एक बुक में लिखे गए हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होगा। अगर कोई कंट्री ऐसी ऐसा नहीं करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती है, तो हम उस कंट्री को भी डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो भी रूलर्स लोग चूज करते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स लोग चूज करते हैं थ्रू इलेक्शंस, उनको ही मेन डिसीजंस लेने चाहिए। तब जाके हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शंस में फ्री चॉइस होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए। हम हमारे पास मौका होना चाहिए कि हम करंट रूलर्स को चेंज कर सके अगर वो अच्छे काम ना करे। इसके अलावा तो ये चॉइस या अपॉर्चुनिटी हम अगर बात करें तो ये अवेलेबल हर एक इंसान के लिए होनी चाहिए इक्वल बेसिस पे। जैसे हमने कहा था हर एक इंसान के पास एक वोट होना चाहिए और हर वोट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लेट्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट्स। तो गवर्नमेंट को किस तरीके से चलना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो और साथ में सिटीजन्स के राइट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।